आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोग राजस्थान की सभ्यताओं में से स्टार्ट करने वाले हैं। राजस्थान की सभ्यता। देखिए कोई भी भर्ती परीक्षा हो, इन जो टॉपिक है इसमें से दो प्रश्न आपको जरूर से जरूर देखने को मिलते हैं। कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं? दो प्रश्न। क्योंकि एकदम से इजी सा टॉपिक है लेकिन बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बट इस क्लास को जब आप कंप्लीट देख लोगे तो कोई भी कंफ्यूजन का नामो निशान आपके सामने नहीं रहने वाला है। चलिए कालीबंगा सभ्यता को हम लोग स्टार्ट करते हैं और कालीबंगा के बारे में जो भी फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण बातें हैं हमें कालीबंगा में पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है, तो कालीबंगा सभ्यता हमारी कौन से जिले में हो जाएगी? हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता हो जाएगी। इसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं ये बताता हूं कि अगर स्वतंत्रता के बाद में ऐसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता के समय जो थी कालीबंगा सभ्यता किस जिले में थी, तो वो आपका श्री गंगानगर होगा। क्योंकि क्यों होगा समझाता हूं, देखिएगा। श्री गंगानगर इसलिए होगा क्योंकि श्री गंगानगर से बाद में टूट के हनुमानगढ़ बना है। तो स्वतंत्रता के समय कालीबंगा सभ्यता गंगानगर जिले में थी, उसके बाद में वो हनुमानगढ़ में चली गई। शब्द का अर्थ समझे तो कालीबंगा शब्द का अर्थ है काली चूड़ियां। क्यों है? देखो काली शब्द तो आपको पता ही है, बंगा जो होता है बंगा होता है चूड़ियां, ठीक है। तो काली चूड़ियां इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। पूछा जाए कि कौन सी नदी के किनारे ये स्थित है, तो आपकी ये होगी सरस्वती, घग्गर या दृष्टवती नदी। तीनों नदियों को समझना। प्राचीन समय में सरस्वती नदी बहती थी, उसी के पैरेलल बहती थी दृष्टवती नदी, और वर्तमान समय में उन दोनों नदियों के स्थान पे बहती है घग्गर नदी। तो नदी हो जाएगी सरस्वती, घग्गर और दृष्टवती नदी। आई होप क्लियर होगा। अब देखिए सभ्यताओं में आपको खोजकर्ता पढ़ने हैं, क्योंकि आरपीएससी हो चाहे आपका आरएसएसएनबी बोर्ड हो, ठीक है, कोई भी बोर्ड हो, आजकल ना सभ्यताओं के जो नाम है ना, जिनके खोजकर्ता हो गए, उत्खननकर्ता हो गए, इन पे बहुत फोकस कर रहा है, ठीक है। तो इनको बड़े ध्यान से समझिएगा। अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता का सबसे पहले खोज किया था 1952-53 में। 1952-1953 में, ठीक है। अगर दोनों ही ऑप्शन में देखने को मिले तो आपको 1952 सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। जब दोनों ही आपको ऑप्शन देखने को मिले तो आपको 1952 सेलेक्ट कर देना है। और ये खोज जो कार्य हुआ था ये किसकी तरफ से हुआ था? ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग दिल्ली की तरफ से हुआ था। उत्खननकर्ता की बात करें तो एमडी खरे, यहाँ पे एमडी नाम भी जोड़ लीजिए, एमडी खरे ने। और कब किया था? 1967 से 1969। माफ कीजिए 67 नहीं होगा, मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे डेफिनेटली। 1961 से 1969 होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, श्रीवास्तव जी, एसपी जैन, इन सभी ने मिलकर उत्खनन का जो कार्य है वो कंप्लीट किया था, ठीक है। कब किया था? 1961 से 1969 तक। आई होप आपको ये पूरी स्लाइड समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। वैश्विक स्तर पर कालीबंगा की जो प्रथम जानकारी दी थी वो एलपी टेसीटोरी ने दी थी। वैश्विक स्तर पे जो पहली जानकारी दी गई थी वो किसने दी थी? वैश्विक स्तर पे पहली जानकारी एलपी टेसीटोरी ने दी थी। उसके बाद में कालीबंगा सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता का नगरीय स्थल है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे पहले तो याद रखना है नगरीय स्थल है, ठीक है, ग्रामीण स्थल नहीं है, नगरीय स्थल है। दूसरा आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की जगह आपको जो नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता भी देखने को मिल सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता नाम भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल का कांस्य युगीन और ताम्र पाषाण कालीन स्थल है, ठीक है। देखिए कांस्य धातु, कांसा जो है धातु, उस मिलने के कारण इसको कांस्य युगीन भी कहते हैं। उसके बाद में ताम्र पाषाण काल का ये स्थल है। ताम्र काल का था, पाषाण के औजार भी थे, ठीक है, पाषाण काल में था, लेकिन यहाँ पे क्या पाए गए? यहाँ पे तांबे के औजार पाए गए हैं, जिससे इसे हम लोग ताम्र पाषाण काल में शामिल करते हैं। यहाँ का जो उत्खनन किया गया वो कुल 5 स्तरों पे उत्खनन कार्य जो है संपूर्ण किया गया। 5 स्तरों पे टोटल ये उत्खनन कार्य किया गया है, ठीक है। कितने स्तरों पे किया गया है? 5 स्तरों पे, जिसमें से जो प्रथम 2 स्तर थे, समझिएगा, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन 5 स्तर पे उत्खनन कार्य अगर किया गया है तो जो पहले 2 स्तर थे वहां से तो प्राक हड़प्पा कालीन जो अवशेष है वो मिले हैं। कौन से मिले हैं? प्राक हड़प्पा कालीन। और जो बाद के जो 3 हैं वहां से आपको हड़प्पा कालीन मिले हैं।
कौन से मिले हैं? हड़प्पा कालीन मिले हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कितने स्तरों पे जो उत्खनन कार्य किया गया है, 5 स्तरों पे उत्खनन कार्य आपका किया गया है। आगे देखिए, जो प्रथम 2 स्तर हैं, जिन यहाँ पे मैंने आपको समझा ही दिया है, ये तो प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता मिली है प्रथम 2 पे, और अंतिम जो स्तर है वहां पे आपको हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित मिले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अब कालीबंगा से कौन कौन से अवशेष आपको प्राप्त हुए हैं उनकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, कालीबंगा से कौन कौन से अवशेष आपको प्राप्त हुए हैं उनकी चर्चा अब हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो कालीबंगा सभ्यता जो थी, जिसमें दोहरे जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाने का थोड़ा प्रयास करता हूँ, थोड़ा डायग्राम से आपको समझाता हूँ। तो मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। यहाँ पे देखिए, एक स्लाइड ऐड कर देते हैं और उसके बाद में आपको एक डायग्राम से समझा देते हैं। देखिए, कालीबंगा जो थी वो कुछ इस तरीके से थी। यहाँ पे सबसे पहले तो दोहरे प्रकोटे के आपको अवशेष मिले हैं। दो जो डबल बाउंड्री है वो यहाँ पे आपको देखने को मिली है। उसके बाद में एक स्तर में तो दुर्ग था और एक स्तर में आपका क्या बना हुआ था, यहाँ पे नगर बना हुआ था। दोनों के बीच में एक दीवार थी। ठीक है, यहाँ पे इस साइड जो था, इधर कौन सी दिशा होती है? इधर पश्चिम दिशा होती है। तो पश्चिम में तो था आपका दुर्ग और पूर्व दिशा में आपका जो था वो था रहने का स्थान। यहाँ पे पश्चिम में क्या था? दुर्ग था। अब एक चीज याद रखिएगा, पूर्व दक्षिण दिशा में यहाँ पे, ठीक है, जहां पे क्रशर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे पूर्व दक्षिण दिशा में आपको दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम जब भी याद रखो तो अब देखिए, अब हम लोग बताते हैं। सबसे पहले तो दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भूकंप के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए तो भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे? भूकंप के साक्ष्य आपको कालीबंगा सभ्यता से देखने को मिलेंगे। ठीक है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद में 7 यहाँ पे अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। और बात करें तो यहाँ पे लकड़ी की नाली के अवशेष मिले हैं। कैसी नालियां होती थी? लकड़ी की नालियां होती थी। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पे व्याघ्र अंकित बेलनाकार मोहरें मिली हैं। बेलनाकार जो मोहर थी वो मिली है यहाँ से। कैसी? व्याघ्र अंकित। उसके बाद में तंदूर के अवशेष यहाँ से मिले हैं। 3 प्रकार के समाधान थे यहाँ पे। 3 प्रकार के समाधान की पद्धतियां थी। कांसे के दर्पण मिले हैं। कांसा जो होता है उसके दर्पण यहाँ से आपको देखने को मिले हैं। उसके बाद में तांबे के बैल, जो एक खिलौना टाइप में था, तो वो मिला है तांबे का बैल। खिलौना गाड़ी मिली है। ऊंट की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं। 6 छिद्र थे एक में। जो बालक की खोपड़ी थी उसमें 6 छिद्र मिले हैं। ठीक है, तो इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हो? इससे अनुमान लगा सकते हो कि उस समय भी शल्य चिकित्सा मतलब उपलब्ध थी। ठीक है, शल्य चिकित्सा उस टाइम पे भी अवेलेबल थी। ठीक है, उसके बाद में मोहरों पर व्याघ्र का अंकन अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। गाय के मुख वाले प्याले मिले हैं। हाथी के दांत का कंगा मिला है और कांच की मणियां मिली है। ये सारी चीजें कालीबंगा से अवशेष के तौर पे प्राप्त हुई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में लगभग पूछी जा चुकी है। दशरथ जो शर्मा थे, इनका नाम याद रखना। दशरथ शर्मा का नाम याद रखना। दशरथ शर्मा कालीबंगा को क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहते हैं। ठीक है, तो दशरथ शर्मा थे, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको संज्ञा दे दी? हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको संज्ञा दे दी? कालीबंगा को। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम है, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ सिंधु घाटी भी दिया जा सकता है। कालीबंगा के भवन निर्माण में ना कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। कैसी ईंटों का प्रयोग हुआ है? कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। अतः इसे दीनहीन बस्ती या गरीब बस्ती कहा गया है। देखिए, कच्चे जो ईंटें थी उनका प्रयोग कालीबंगा में भवन निर्माण में हुआ है। इसके कारण कालीबंगा को क्या कहा गया है? दीनहीन बस्ती कहा गया है। स्वतंत्रता के बाद उत्खनन राजस्थान का पहला सभ्यता स्थल है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान का पहला है और भारत का बात करें तो भारत का कौन सा है? भारत का दूसरा स्थल है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद में उत्खनित राजस्थान का पहला स्थल है और जो भारत है उसका दूसरा स्थल है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो कालीबंगा के बारे में जितनी भी बातें थी हमने सारी कंप्लीट कर ली हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता। चलिए, एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर समझ में आ गया हो तो। कालीबंगा में कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। अगर समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दीजिए फटाफट से। आहड़ सभ्यता हम लोग अब पढ़ लेते हैं। आहड़ सभ्यता क्या थी? देखिएगा,
आहट सभ्यता सबसे पहले कौन से जिले में थी? तो उदयपुर जिले में आहट सभ्यता थी। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं जरा थोड़ा। देखिए आहट सभ्यता कहाँ थी? उदयपुर में थी। कहाँ पे थी? उदयपुर में। उसके बाद में कौन सी नदी के किनारे थी? तो कौन सी नदी के किनारे थी? आयड़ या बेड़च नदी के किनारे। ये जो नदियां हैं ये एक ही नदी है। सबसे पहले आयड़ नदी आती है, फिर एक बांध में गिरती है, निकलती है तो बेड़च नदी के नाम से निकलती है। ठीक है, और ये बेड़च नदी कहाँ मिल जाती है? ये जाके आपकी बनास में मिल जाती है। ठीक है, तो नदी कौन सी थी? आयड़ या बेड़च नदी थी। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में हम लोग बात करें तो आपका इसका उपनाम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। सबसे पहले तो आघाटपुर इसका नाम हो जाएगा, दूसरा नाम इसका आघाट दुर्ग हो जाएगा, तीसरा नाम इसका धूलकोट। धूलकोट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अभी तक एग्जाम में ना पूछा गया है कि जो आहड़ सभ्यता है उसका स्थानीय नाम क्या था? तो आहड़ सभ्यता का स्थानीय नाम था धूलकोट। ठीक है, उसके बाद में आहड़ सभ्यता का नाम है ताम्रवती नगरी, क्योंकि यहाँ पे ना तांबे के टाइम की ये ताम्र युगीन जो सभ्यता है इस कारण से इसको ताम्रवती नगरी कहते हैं, और यहाँ से बहुत सारे तांबे के अवशेष भी मिले हैं इस कारण से। ठीक है, बनास संस्कृति का एक स्थल है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अभी मैं यहाँ पे एकदम से इंपॉर्टेंट करके लगा रहा हूं, आहड़ सभ्यता बनास संस्कृति का स्थल है, ना कि सिंधु घाटी का। ठीक है, तो ये कौन सा स्थल हो जाएगा? गैर सिंधु घाटी सभ्यता स्थल होगा। सिंधु घाटी सभ्यता से इसका कोई भी संबंध नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद में लाल काले मृदभांडों वाली संस्कृति का केंद्र है। जो आपके कालीबंगा थी, कालीबंगा से कैसे मृदभांड मिले थे? कालीबंगा से आपके लाल मृदभांड मिले थे, लेकिन जब लाल में काला जोड़ोगे तो आपका आहड़ से लाल काले जो मृदभांड है वो आपको देखने को मिलेंगे। कालीबंगा, माफ कीजिए, जो आहड़ सभ्यता है उसके खोजकर्ता कौन थे? तो अक्षय कीर्ति व्यास आहड़ सभ्यता के खोजकर्ता थे 1953 में। बहुत आसान हो गया याद करना। देखिए ऐसे आहड़, ऐसे आयड़ नदी, ऐसे आघाटपुर, ऐसे आघाट दुर्ग। ठीक है, उसके बाद में ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है, लेकिन एक चीज कंफ्यूज मत होना, ऐसे अमलानंद घोष भी होता है। अमलानंद घोष कालीबंगा से संबंधित है, न कि आहड़ से संबंधित। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। उत्खनन का कार्य यहां से देखिएगा 1955-56 में आरसी अग्रवाल ने किया। आरसी अग्रवाल का आप शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए, रत्न चंद्र अग्रवाल। ठीक है, उसके बाद में 1961 में यहाँ पे व्यापक स्तर पर उत्खनन किया गया। 1955-56 में किसने किया? रत्नचंद्र अग्रवाल ने किया। लेकिन 1961 में यहाँ से व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य किया गया। किसने किया? एच.डी. सांकलिया और वी.एन. मिश्र ने किया। साथ में पी.एल. चक्रवर्ती भी सम्मिलित थे। पी.एल. चक्रवर्ती राजस्थान की ओर से भेजे गए थे। 1961-62 में डेक्कन कॉलेज पूना और मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया द्वारा भी उत्खनन कार्य यहाँ पे किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे उत्खनन में आपको क्या याद रखना है? 55-56 में आरसी अग्रवाल ने किया। 61 में व्यापक स्तर पर उत्खनन जो कार्य है वो किसने किया? एच.डी. सांकलिया, वी.एन. मिश्र, पी.एल. चक्रवर्ती। 1961-62 में किसने किया? डेक्कन कॉलेज पूना और मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। जिन्होंने क्रिकेट मैच देखा भी होगा तो उनको याद होगा कि मेलबर्न एक क्रिकेट का ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया में, तो मेलबर्न याद रखना, ऑस्ट्रेलिया अपने आप याद रह जाएगा। यही बात मैं आपको यहाँ पे दोहरा रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अगला पॉइंट। गैर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी लेना देना इसका नहीं है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उससे यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले आप लोग मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अगर कहीं पे आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट कर दीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर समझते हैं आहड़ से संबंधित कुछ और मुख्य बातें कि आहड़ से उत्खनन के 8 स्तर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आहड़ से जो उत्खनन कार्य किया गया है वो 8 स्तरों में किया गया है। इन 8 में आपको दो याद रखने हैं। दो में सबसे पहले आपको तीसरा और एक आपको चौथा याद रखना है। तीसरे में तो आपको याद रखनी है क्या? तीसरे में तो आपको चित्रित बर्तन मिले हैं, चित्रित बर्तन आपको देखने को मिले हैं। लेकिन चौथे स्तर से समझिए 4 को आधा कितना होता है? 2 होता है, तो 2 तांबे की कुल्हाड़ी आपको यहां से मिली है। 2 तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। चलिए आवाज आ रही है? कृष्णा देवी बिल्कुल
मैंने आपका कमेंट देख लिया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा बीच में, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग यहाँ से कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो तांबा गलाने की भट्टी यहाँ से मिली है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आपका टॉपिक पढ़ा हुआ है तो लोहा गलाने की भट्टी कहाँ से मिली है। दो सभ्यताओं से राजस्थान में मिली है लोहा गलाने की भट्टी। तो जरा बताइए मुझे कि तांबा गलाने की भट्टी तो आहड़ से मिली है, लेकिन लोहा गलाने की भट्टी कहाँ से मिली है। उल्टी तिपाई विधि से मृदभांड, मतलब जो ऐसे समझ लो घड़ा है ना, उसको उल्टा करके तपाया जाता था, ठीक है। उल्टी तपाई विधि से मृदभांड बनाने के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। कौन से मृदभांड थे, काला और लाल, मैंने आपको ऊपर भी समझाया है। आई गेस यहाँ पे मैंने आपको बताया था लाल काले मृदभांड, यहाँ पे देख लिया था हमने। आगे चलते हैं, देखिए और क्या मिला है। पत्थरों पर पत्थरों व धूप में पकाई गई ईंटों से निर्मित मकान मिले हैं। कालीबंगा में तो आपको कैसे मकान देखने को मिले थे, कालीबंगा में आपको कच्ची ईंटों से निर्मित मकान देखने को मिले थे। लेकिन यहाँ पे आपको कैसे मकान देखने को मिले हैं, यहाँ पे आपको पत्थर और साथ में धूप में ईंटों को पकाया गया है, उन दोनों चीजों के मकान आपको यहाँ पे देखने को मिले थे। आगे चलते हैं, मृदभांड सर, अच्छा वो तो ऊपर का था, ठीक है, इसमें मिसप्रिंट है ये। आगे देखिए, यहाँ से 6 तांबे, आगे क्या है, 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं मिली हैं। कितनी मिली हैं, 6 तांबे की यूनानी मुद्रा मिली है और 3 मोहर मिली हैं, ठीक है। यूनानी मुद्रा समझो, यूनानी मुद्रा मिलने का क्या अर्थ है कि यहाँ इसका क्या था, यूनान से व्यावसायिक संबंध था। साथ में बनासियन बुल मिला है। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, बनासियन बुल कहाँ से मिला है, तो बनास सभ्यता से। तो बनास सभ्यता आहड़ सभ्यता हमारे सिलेबस में है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं यहां आपको लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट कौन सा है, रंगाई छपाई में प्रयुक्त ठप्पे मिले हैं। रंगाई छपाई में प्रयुक्त आपको यहां से ठप्पे देखने को मिले हैं। आगे देखिए, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है, एग्जाम में आया हुआ है कि कौन सी सभ्यता में आभूषण सहित समाधान का प्रचलन था। तो आभूषण सहित समाधान का प्रचलन कहाँ पे था, आपकी आहड़ सभ्यता में था। लेपिस लाजुली के प्रमाण मिले हैं। तो लेपिस लाजुली एक तरीके का ना नीला पत्थर होता है और ये ईरान में मिला है। तो यहाँ पे ये साबित हो गया कि इनका ईरान के साथ भी क्या था, व्यापारिक संबंध था। तांबा गलाने के 2 यंत्र मिले हैं। मिट्टी के अनाज रखने के पात्र मिले हैं, जिन्हें हम लोग गोरे या बकोंट कहते हैं। साथ ही में भट्टी नुमा चूल्हा भी मिला है। एक चीज याद रखना, यहाँ से कुल 6 चूल्हे मिले हैं, ठीक है। यूनानी मुद्रा कितनी, 6, साथ ही में चूल्हे कितने, 6 चूल्हे मिले हैं। आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, यहां से प्राप्त मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो, यूनान के एक देवता है अपोलो, और साथ ही में त्रिशूल का चित्र उत्कीर्ण मिला है। क्या क्या मिला है, जो मुद्रा मिली है यहां से, एक तो यूनानी देवता अपोलो का चित्र, ऐसे आहड़ और ऐसे अपोलो का चित्र, साथ ही में आपको त्रिशूल का चित्र भी वहां पे उत्कीर्ण मिला है। आगे देखिए, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, सारे एग्जाम में आने वाले प्रश्न मैं इस टॉपिक में लेके आया हूं। एकदम कंप्रेस्ड टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, तो आराम से ध्यान से यही समझ के रट लीजिएगा, ठीक है। ग्रामीण स्थल है। कालीबंगा कैसा था, कालीबंगा नगरीय स्थल था, जबकि आहड़ कैसा है, आहड़ एक ग्रामीण स्थल है। तो ये देखिए, ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल है। सबसे पहले युग भी याद रखना है आपको। तो ये कैसा है, ये ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल है। यहाँ से जो भवन है उनमें धूप में पकाई ईंटों का प्रयोग किया गया तथा नींव भरने में शिष्ट पत्थर का प्रयोग हुआ। आज भी हम लोग यही करते हैं कि नींव जो भरते हैं वो तो पत्थरों से, और ऊपर हम लोग ईंट से मकान बना लेते हैं। तो जो आहड़ सभ्यता थी उसमें भी यही किया गया कि सबसे पहले पत्थरों का नींवों में प्रयुक्त किया गया, उसके बाद में मकान जो था, मकान आपका ईंटों से बना लिया गया। आहड़ से संबंधित प्रमुख जो स्थल थे, जो आहड़ सभ्यता के अन्य स्थल थे, वो अलौद, गीलुंड और बालाथल, भगवानपुरा, पछमता, ओजियाना, छतरीखेड़ा आदि स्थल जो थे आहड़ सभ्यता से ही संबंधित स्थल थे, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं हम लोग अपनी तीसरी सभ्यता पे। तीसरी सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। ये कहाँ से है, ये नीम का थाना सीकर से है। नीम का थाना सीकर की सभ्यता है। सीकर में एक ही नदी बहती है महत्वपूर्ण, तो कातली नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी, ठीक है। चलिए अब समझते हैं आगे। जिला कौन सा हो गया, जिला नीम का थाना सीकर हो गया। नदी आपकी कातली नदी
हो गई। कातली नदी के बारे में तथ्यों की बात करें तो कातली नदी कहाँ से बहती है? कातली नदी झुंझुनू और सीकर जिले में। झुंझुनू और सीकर जिले में कातली नदी बहती है। आई होप समझ में आया होगा, रट लीजिएगा, बिल्कुल काम की चीजें हैं। उत्खननकर्ता की बात करें तो 1977 में आरसी अग्रवाल ने, रत्नचंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने इसका उत्खनन किया। किसने उत्खनन किया? आरसी अग्रवाल, रत्नचंद्र अग्रवाल और साथ में कौन थे? विजय कुमार। गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं क्योंकि यहां से बहुत सारी सामग्री प्राप्त हुई है। ठीक है, गणेश्वर को क्या कहते हैं? गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। आगे चलते हैं। गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है क्योंकि यहां से बहुत सारी तांबे की चीजें मिली हैं। ये जो सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कही जाती है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। साथ ही में बात करें तो ताम्र संचयी सभ्यता भी से कहा जाता है क्योंकि तांबे के बहुत सारे अवशेष इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सभ्यता है ये। जितनी भी ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं उनमें सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे बड़ी दिलचस्प चीज लगती है कि यहां से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं उनमें 99% तांबा था। ठीक है, अब देखिए इतिहासकारों ने क्या कह दिया कि जो गणेश्वर सभ्यता के लोग थे वो मिलावट से परिचित नहीं थे, मतलब बेईमानी करना नहीं जानते थे। इसको थोड़ा पॉजिटिवली लिया जाए तो गणेश्वर सभ्यता के जो लोग थे वो ईमानदार थे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से मछली पकड़ने का एक तांबे का कांटा मिला है, जिससे विद्वानों ने यानी इतिहासकारों ने क्या कह दिया कि यहाँ के जो लोग थे वो क्या थे? मांसाहारी थे। यहाँ के लोग क्या थे? मांसाहारी थे। यहाँ पे दोहरी सिरों वाली पेंचदार पिन के प्रमाण मिले हैं, यानी कि जो हम लोग आलपिन साड़ी में नहीं साड़ी में जो लगाते हैं वो वाली यहाँ पे मिली है। इस टाइप से कुछ जो पिन होती है वो पिन यहाँ पे मिली है। आगे बढ़े तो यहाँ से जो प्राप्त लाल और माफ कीजिए काला और नीला जो रंग के मृदभांड है, जिन्हें हम लोग कृष्णवर्पी या गैरिक मृदभांड कहते हैं, वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं और कक्षा 6 की पुस्तक के अनुसार मैं ये डाटा लेके आया हूं और इंपॉर्टेंट डाटा है भाई। देखो, पहला हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और दूसरा लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन यहाँ से आपको देखने को मिले हैं। आई होप समझ में आया होगा। आगे देखिए, इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन हांडी प्रमुख है। अब आप बोलेंगे सर ढक्कन हांडी क्या है? तो एक हांडी है, उसका ढक्कन भी साथ में मौजूद है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे देखते हैं तो यहां से प्राप्त मिट्टी के उपकरणों में सर्वाधिक छल्लेदार बर्तन मिले हैं। छल्लेदार बर्तन क्या है? मतलब जैसे कोई कप हो गया तो उसके पास में ऐसे पकड़ने के लिए था। ठीक है, तो ये छल्ला जैसा कुछ पकड़ने के लिए था, तो इसे छल्लेदार बर्तन का नाम दे दिया गया। जो पूर्व हड़प्पा कालीन बर्तन है, यहाँ के भवन निर्माण में केवल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। आपको एक चीज सिखाता हूँ, आगे बैराट पढ़ेंगे, बट देखिए कालीबंगा जो थी, कालीबंगा जो थी वहां पे आपको सूखी यानी कि कच्ची जो ईंटें थी, कच्ची ईंटें, इनका प्रयोग। दूसरी जो सभ्यता आहड़ हमने पढ़ी वहां पे आपको पत्थर प्लस धूप में सूखी ईंट। तीसरी जो सभ्यता हमने पढ़ी गणेश्वर, गणेश्वर में आपको क्या देखने को मिला? गणेश्वर में आपको देखने को मिला, क्या देखने को मिला? केवल पत्थरों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता था। अगली सभ्यता यानी चौथी जो सभ्यता हमारी है बैराट सभ्यता। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि बैराट सभ्यता में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो देखिएगा, बैराट सभ्यता सबसे पहले जयपुर जिले में, सबसे पहले कहाँ? जयपुर जिले में है। कौन सी नदी? बाण गंगा या अर्जुन की गंगा। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है इसके पीछे कि अर्जुन की गंगा नाम क्यों दिया गया। तो अर्जुन के जो बाण थे उनसे निकली थी, यानी कि अर्जुन ने एक बाण चलाया था जिससे ये नदी उद्गमित हुई थी। तो इस नदी को हम लोग बाण गंगा भी बोलते हैं और अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है क्योंकि अर्जुन ने बताया था, अर्जुन ने मतलब इसका उद्गम किया था। बाण गंगा इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाण से निकली हुई नदी थी। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे समझिएगा, आगे हमारा क्या पॉइंट लिखा हुआ है
कि प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। यहाँ से उत्खनन 4 पहाड़ियों पे हुआ है। सबसे पहली पहाड़ी बीजक की पहाड़ी थी, दूसरी भीम जी की डूंगरी, तीसरा महादेव डूंगरी, चौथा गणेश या मोती डूंगरी। उत्खननकर्ता कौन थे? उत्खननकर्ता बैराट से संबंधित जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी आते हैं वो कौन थे? दयाराम साहनी थे। 1936 और 37 में यहाँ पे उत्खनन का कार्य किया गया था। कैलाश चंद्र दीक्षित, नील रत्न बनर्जी और साथ में एम.एन. देश पांडे का नाम भी शामिल है। कैलाश चंद्र दीक्षित, नील रत्न बनर्जी और साथ में एम.एन. देश पांडे का नाम भी शामिल है। आगे चलते हैं। यहाँ से प्राग ऐतिहासिक काल के अवशेष मिले हैं। पाषाणकालीन शैल चित्र, मतलब पाषाण काल के पत्थर जो युग था वहाँ की दीवारों के जो चित्र हैं वो यहाँ से मिले हैं। पाषाण का औजारों का कारखाना यहाँ से मिला है। हाथी मानव के शैल चित्र मिले हैं, जिस कारण बैराट के, माफ कीजिए, जो बैराट है उसको प्राचीन काल की चित्रशाला कहा गया है। क्या क्या मिला है? पाषाण काल के शैल चित्र मिले हैं, हाथी मानव के शैल चित्र मिले हैं, पाषाण का जो औजार है उसका कारखाना मिला है। इस कारण से जो आपकी बैराट सभ्यता है उसको प्राचीन काल की चित्रशाला का नाम दिया गया है। आगे देखिए, महाभारत काल के अवशेष यहाँ से मिले हैं। महाभारत काल के अवशेष भी यहाँ से देखने को मिले हैं। बैराट प्राचीन समय में मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता था। महाजनपद काल में मत्स्य महाजनपद नाम का एक महाजनपद था जिसके अंतर्गत बैराट आता था, जिसकी राजधानी थी विराट नगर। उस विराट नगर का नाम ही वर्तमान में बैराट है। पांडवों ने जो अपना अज्ञातवास बिताया था 1 वर्ष के लिए, वो कहाँ बिताया था? बैराट में ही बिताया था। पांडवों ने यहाँ पे अपना अज्ञातवास काटा था। मौर्य काल के यहाँ पे अवशेष मिले हैं, बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं। ठीक है, मौर्य काल के और बौद्ध धर्म के यहाँ से अवशेष आपको देखने को मिले हैं। सिंह उत्कीर्ण 2 अशोक स्तंभ मिले हैं। अशोक स्तंभ थे, उसके ऊपर सिंह बना हुआ था। ठीक है, बौद्ध मंदिर, चैत्य, बौद्ध स्तूप और बौद्ध विहार। चैत्य, स्तूप, विहार। स्तूप क्या होता था? जहाँ पे स्तुति करते थे, जो बौद्ध भिक्षुक थे वो स्तुति करते थे। विहार जहाँ पे निवास करते थे। 837 ईस्वी में, 837 नहीं है, 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने बैराट की बीजक की पहाड़ी जो थी वहां से मौर्य सम्राट अशोक का, विजिबल है गीता जी, बिल्कुल ठीक है, चेक कर लिया मैंने, बिल्कुल स्क्रीन विजिबल है। चलिए, बीजक की पहाड़ी से मौर्य सम्राट अशोक ने एक अभिलेख की खोज की। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक का एक अभिलेख था जिसकी खोज किसने की? 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने की थी, जिसे बैराट अभिलेख या भाब्रू अभिलेख के नाम से जाना जाता है। 1870-71 में अशोक के दूसरे भाब्रू अभिलेख की खोज किसने की थी? A.L. कार्लाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जो पुरातत्व विभाग है उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल शुरुआत में A.L. कार्लाइल ने ही प्ले किया था। ठीक है, कैसा हिल? कार्लाइल। ठीक है, भीम जी की डूंगरी से दूसरा अभिलेख मिला था, बीजक की पहाड़ी से पहला अभिलेख मिला था। भाब्रू अभिलेख से अशोक के बौद्ध धर्म के होने का प्रमाण मिलता है। मतलब जो भाब्रू शिलालेख है उससे पता चलता है कि जो अशोक था वो क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आगे देखिए, बैराट के बौद्ध स्तूपों को हीनयान संप्रदाय का प्राचीनतम स्थापत्य माना जाता है। हीनयान क्या था? देखिए, जो हमारे बौद्ध धर्म में 2 हुए। सबसे पहले तो जो नियम बनाए गए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग चलने वाले तो हीनयान हो गए। ठीक है, उसके बाद में जो नियमों में परिवर्तन करके चले उन्हें हम लोग अन्य नाम से जानते हैं। तो हीनयान कौन से हो गए? जो उन नियमों का एज इट इज पालन करके चले उन्हें हम लोग हीनयान कहने लगे। आक्रमणकारी मिहिर कुल ने इसे नष्ट कर दिया। हूण आक्रमणकारी था मिहिर कुल, जिसने इन्हें नष्ट कर दिया। राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य कार्लाइल की देखरेख में शुरू किया गया था। राजस्थान में जो पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य था वो किसकी देखरेख में चालू किया गया था? कार्लाइल की देखरेख में शुरू किया गया था। आगे देखिए, चीनी यात्री था हवेनसांग, इसका ही नाम था युआन त्वांग। युआन त्वांग, ठीक है, चीनी यात्री था जो 664 ईस्वी में बैराट की यात्रा पर आया था और यहाँ 8 बौद्ध स्तूप की जानकारी प्रदान की थी। यहाँ 8 बौद्ध स्तूपों की जानकारी प्रदान की थी। इसने 629 ईस्वी में भारत आया था और
643 तक रहा था। ठीक है, 629 से 643 तक ये भारत में रहा था। मुगल कालीन अवशेष भी यहाँ से मिले हैं, क्योंकि अकबर की जो टकसाल है उसके प्रमाण मिले हैं। मुगल गार्डन यहाँ पे मुगलों ने बनवाया था, और क्या था, ईदगाह यहाँ पे बनवा दी गई थी, और सराय के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। यहाँ से उत्तरी काले चमकीले मृदभांड मिले हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। मृदभांड एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, तो कैसे मिले हैं, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड यहाँ से आपको देखने को मिले हैं। अन्य अवशेष क्या मिले हैं बैराट से, तो अन्य अवशेष मिले हैं उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि, और उसके बाद में त्रिरत्न चक्र मिले हैं। भगवान बुद्ध के अस्थि के अवशेष युक्त स्वर्ण मंजूषा मिला है। देखिए कलश मिला है, एक सोने का कलश मिला था। कब मिला था, महाराजा सवाई सिंह के माफ कीजिए, सवाई राम सिंह के काल में। महाराजा सवाई राम सिंह के काल में एक सोने का लोटा या हम लोग एक मंजूषा मिला था हमें, जिसमें ना अस्थियां थी। तो भगवान बुद्ध की अस्थियां होने का ऐसा माना जाता है कि इसमें भगवान बुद्ध की अस्थियां है। यहां से किस संस्कृति के बर्तन मिले हैं, पीडब्ल्यूजी और एनबीपी संस्कृति के बर्तन मिले हैं। माइक्रोलिथ उपकरण मिले हैं, पत्थर के उपकरण मिले हैं। स्वास्तिक का चिन्ह यहां से प्रमाण के तौर पे मिला है। त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े मिले हैं। दीपक मिला है। नाचता हुआ पक्षी मिला है। पत्थर की संदूक मिली है। लोहे की कील, हाथ से बना हुआ वस्त्र मिला है। बहुत महत्वपूर्ण, सुनिएगा। हाथ से बना वस्त्र एक तो यहाँ से मिला है, और सूती वस्त्र है ये वैसे भी, और एक और वस्त्र मिला है इसके अलावा जो बालाथल से मिला है, बालाथल। अगर हाथ से बना वस्त्र का नाम आए तो आप बैराट करेंगे, अन्यथा आप लोग बालाथल का नाम लिख देंगे। आगे चलते हैं, आगे हमारी बालाथल संस्कृति भी आएगी, उसको भी पढ़ेंगे। यहाँ से सूती कपड़े में 36 मुद्राओं के प्रमाण मिले हैं। आ गया ना हमारा सूती कपड़ा, ठीक है। 36 मुद्राओं के प्रमाण मिले हैं, 36 मोहरों के प्रमाण मिले हैं, जिसमें 8 तो चांदी के पंचमार्क आहत सिक्के थे। उसके साथ में 28 जो थे वो इंडो ग्रीक यानी हिंदू यूनानी शासकों के थे। यूनान से इनके व्यापारिक संबंध होने की जानकारी मिलती है, क्योंकि यहाँ से यूनानी सिक्के मिले हैं। इंडो ग्रीक शासकों में सर्वाधिक 6 सिक्के मिलेंडर के मिले हैं। मिलेंडर, ठीक है, राजा मिलेंडर के मिले हैं। उसके बाद में भीम डूंगरी से पाषाण औजार के कारखाने के साक्ष्य मिले हैं। इतना हो जाने के बाद में एक बुक याद रखनी है, दी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एग्जीक्यूशन एट बैराट नामक जो प्रतिवेदन है वो किसका है, दयाराम साहनी का है। दयाराम साहनी साहब का महत्वपूर्ण रोल था, किसमें महत्वपूर्ण रोल था, बैराट सभ्यता के उत्खनन कार्य करने में। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे सभ्यता स्थल है आगे हमारा बालाथल है। ठीक है, बालाथल जो है कहाँ पे हुई थी विकसित, बालाथल जो है उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल गांव में बेड़च नदी के किनारे पे हुई थी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, जो भी बच्चे देख रहे हैं, कि जी जो हमारी बालाथल सभ्यता है वो बेड़च नदी के किनारे हुई थी, लेकिन इसी के साथ में एक और सभ्यता ऐसी थी जो बालाथल में आपको, माफ कीजिए, जो बेड़च नदी है वहां पे आपको देखने को मिली थी। तो जरा मुझे बता दीजिए कि कौन सी सभ्यता थी जो बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई थी। सर्वप्रथम उत्खनन का जो कार्य है 1993 ईस्वी में पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वीएन मिश्र ने किया था, बालाथल में उत्खनन का कार्य। अन्य उत्खननकर्ता कौन थे, वीएस सिंधे थे, आर के मोहंती थे, डॉक्टर देव कोठारी थे, डॉक्टर ललित पांडे थे, और डॉक्टर जीवन खरकवाल थे। आगे देखिए, यहाँ से कौन कौन से पुरावशेष मिले हैं, कृषि और पशुपालन और आखेट के साक्ष्य मिले हैं। कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य अगर पूछे तो बागोर भीलवाड़ा से मिले हैं। कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बागोर भीलवाड़ा से। ठीक है, आखेट के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो इससे आप क्या प्रमाण लगाते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रमाण यहाँ से लगता है क्या, कि यहाँ के लोग न केवल कृषि पे निर्भर थे और न ही केवल पशुपालन पे, यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन और आखेट तीनों चीजें किया करते थे। यहाँ से आपको लोहा गलाने की 5 भट्टियां मिली हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रश्न पूछा था कि लोहा गलाने की भट्टियां आपको कहाँ मिली हैं, तो बालाथल में मिली हैं। यहाँ से प्राप्त जो मृदभांड है वो अपरिष्कृत है, यानी पूर्ण रूप से पके हुए नहीं है, यानी कि कच्चे मृदभांड यहाँ से आपको देखने को मिले हैं। यहाँ से 5वीं सदी यानी कि 5वीं सदी का एक हाथ से बुना, माफ कीजिए 5वीं सदी ही नहीं, 5वीं सदी ईसा पूर्व का एक हाथ से बुना कपड़े का टुकड़ा आपको यहाँ से प्राप्त हुआ है। एक कपड़े का टुकड़ा मिला है जो कब का है, 5वीं ईसा पूर्व सदी का। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है।
बालाथल बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता बन जाती है प्रश्न के नजरिए से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। अभी तक अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट में बताओ जरा। चलिए, 4000 वर्ष पुराना यहाँ से एक कंकाल मिला है जिसमें भारत में प्राचीनतम कुष्ठ रोग का प्रमाण माना जाता है। ठीक है, बालाथल में एक चीज मिली है, 11 कमरों का एक भवन मिला है। अब उस भवन से आप लोग क्या अंदाजा लगाओगे कि 11 कमरे तो आजकल भी नहीं होते, तो उस टाइम पे क्यों था? क्योंकि वहां पे ऐसा माना जाता है कि जो आजकल दुर्ग बनने लगे थे, बीच में जो मध्यकालीन इतिहास में दुर्ग बनने लगे थे, उसकी वो शुरुआत थी कि 11 दुर्गों का जो दुर्गनुमा भवन मिला है वो दुर्गों के अवशेष माने जा सकते हैं। यहाँ से मिट्टी की बनी सांड की आकृति मिली है। साथ ही में बालाथल एक ताम्र पाषाणिक और लोह युगीन सभ्यता थी। बालाथल एक कैसी सभ्यता थी? ताम्र पाषाणिक और लोह युगीन सभ्यता थी। जो भी बच्चा क्लास को देख रहा है, एक बार फटाफट से क्लास को सब्सक्राइब कर दे, क्लास को लाइक कर दे, और जब भी समय मिले क्लास को दोबारा देख लीजिएगा। अगर अभी आपके पास में समय नहीं है तो लाइक करके क्लास को सेव कर लें, जब भी समय मिले क्लास को जरूर देखिएगा। यहाँ से तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी और बाण मिले हैं। चाकू आपको पता है क्या होता है, कुल्हाड़ी भी आपको पता है। अब छेनी क्या होती है? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपको नहीं समझ में आता तो लोहे का एक ऐसा होता है जिसपे हम लोग हथौड़ी से वार करके पत्थर तोड़ना या ऐसे काम करते हैं, तो वो यहाँ से तांबे की मिली है। ठीक है, बालाथल से तांबे की छेनी, कुल्हाड़ी, चाकू आदि के प्रमाण आपको देखने को मिले हैं। साथ ही में कर्ण फूल मिला है, गले का हार है, उसकी लटकन मिली है। ये सारे आभूषण भी कहाँ से मिले हैं? ये सारे आभूषण भी बालाथल आपको संस्कृति से देखने को मिले हैं। तो ये हमारा होता है, हमारा कौन सा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। और भी पढ़ेंगे आज हम लोग, बट फर्स्ट टॉपिक हमारा सभ्यता का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है।